Hello and welcome, friends. We are here to start a new session with a new chapter, chapter number 7, Conservation of Plants and Animals. As I had received a request from one of our viewers, 99 bloggers, and to start chapter 7, as he need this chapter to be covered before his unit test, and his unit test is approaching. I wish him all the best for his unit test, and we will start for him conservation of plants and animals. So conservation of plants and animals means संरक्षण, कैसे हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स को बचा सकते हैं हमारे फ्यूचर्स के लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है इस चैप्टर में खास। स्टार्टिंग ये होता है यहाँ से डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से स्टार्ट हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है प्लांट्स को कट करना, प्लांट्स का कटिंग करना, तो उसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। और प्लांटिंग करना, प्लांट मोर एंड मोर प्लांटिंग ट्रीज प्लांट्स, तो उसको कहते हैं एफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। A great variety of plants and animals exist on earth. They are essential for the well-being and survival of mankind. Today, a major threat to survival of these organisms is deforestation. Deforestation होने के वजह से जो इतने सारे जो ये प्लांट्स एंड एनिमल्स है, उनका लाइफ जो है वो एक थ्रेट में आ गया है, वो एक ख़तरे में आ गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जितना ज़्यादा फॉरेस्ट का कटिंग हो रहा है उतना ज़्यादा इन लोगों का लाइफ खतरे में आता जा रहा है। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। फॉरेस्ट को क्लियर करना और उस लैंड को हम लोग ह्यूमन बींग्स अपने यूज़ के लिए उसको यूज़ किए जा रहे हैं, उसमें बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उसमें रोड्स बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं। तो ऐसे करते करते, डिफॉरेस्टेशन करते करते सारा फॉरेस्ट एरिया जो है वो कम होते जा रहा है। ट्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया कट फॉर सम ऑफ द पर्पसेस मेंशन बिलो। और जो ट्रीज़ है फॉरेस्ट में उनको भी कट किया जाता है नीचे दिए गया जो रीजंस है उसके लिए। प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, पहला है प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए लोगों को लैंड चाहिए, तो फॉरेस्ट एरिया को क्लीन किया जा रहा है। सेकंड पॉइंट है बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज। हाउसेज एंड फैक्ट्रीज के लिए भी फॉरेस्ट एरिया को क्लीन किया जा रहा है, ट्रीज़ को कट डाउन किया जा रहा है। देन मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज अ फ्यूल। तो फर्नीचर के लिए और वुड को एज अ फ्यूल के लिए भी कट किया जा रहा है। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड सीवियर ड्रॉट्स। ये एक नोट करने वाला पॉइंट है कि नेचुरल कॉजेज में अभी तक तो हम लोग देखें कि ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व रहते हैं डिफॉरेस्टेशन करने के लिए। ये पेड़ को, फॉरेस्ट को ह्यूमन बींग्स कट कर रहे हैं। लेकिन नेचुरल कॉजेज़ अगर पूछा जाए कि नेचुरल कॉजेज़ क्या है जिससे डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, जिससे प्लांट्स ये सब ख़त्म होते हैं, तो वो है फॉरेस्ट फायर एंड सीवियर ड्रॉट। फॉरेस्ट में कभी आग लग जाता है और कभी सीवियर ड्रॉट, सूखा हो जाता है। सीवियर ड्रॉट मतलब सूखा, बारिश ना होना, पानी का कमी हो जाना, तो इसके वजह से भी फॉरेस्ट ख़त्म होने लगता है, तो वो डिफॉरेस्टेशन में ही आता है। तो नेचुरल कॉजेज़ अगर पूछा जाएगा तो फॉरेस्ट फायर एंड ड्रॉट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? कॉन्सिक्वेंसेज वर्ड का मीनिंग है रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब है रिजल्ट। क्या रिजल्ट होगा डिफॉरेस्टेशन करते रहने से? पहली एंड बूझो रिकॉल्ड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। दे रिमेंबर दैट
that deforestation increases the temperature. Deforestation increases the temperature and pollution level on the earth. डिफॉरेस्टेशन रेगुलर वे में होने से टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ जाता है अर्थ का. इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है. क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि फॉरेस्ट में अगर ट्रीज़ रहते हैं तो वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, सांस लेते हैं, वो लोग ब्रीथ करते हैं, तो वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन आउट करते हैं, एक्सेल करते हैं. तो अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कौन करेगा? इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया. देन ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर्ड. ग्राउंड वाटर का जो स्तर है, ग्राउंड वाटर का जो स्टेज है, वो भी बहुत नीचे चला जाता है डिफॉरेस्टेशन के कारण. दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर. डिफॉरेस्टेशन करने से नेचर का बैलेंस बिगड़ जाता है. They were told by Professor Ahmad that if cutting of trees continues, rainfall and the fertility of the soil will decrease. अगर डिफॉरेस्टेशन ऐसे ही चलता रहा, कंटिन्यू रहा, तो रेनफॉल भी कम हो जाएगा, बारिश भी कम हो जाएगा और फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल भी कम होता जाएगा. सॉइल का फर्टिलिटी कम हो जाएगा. फर्टिलिटी कम होगा तो क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाएगा. मोर ओवर, there will be increased chances of natural calamities such as floods, droughts, और बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएगा नेचुरल कैलामिटीज़ आने का. नेचुरल कैलामिटीज़ मतलब नेचुरल हैजर्ड्स, और नेचुरल हैजर्ड्स का मतलब प्राकृतिक आपदा, जैसे फ्लड, ड्रॉट्स, जो प्राकृतिक तरीके से जो होता है. फ्लड्स, बाढ़ आ जाता है, ड्रॉट्स, सूखा पड़ जाता है सालों साल तक, तो ये सब नेचुरल कैलामिटीज़ है. Recall that plants need carbon dioxide for photosynthesis. Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. This will lead to a global warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth. कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा. एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, ट्रैप कर लेता है. रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ, अर्थ से जो अर्थ से जो हीट रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लेता है. तो उससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है. ग्लोबल वार्मिंग मतलब चारों तरफ एकदम एटमॉस्फेयर हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है. द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल. जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वाटर साइकिल को भी डिस्टर्ब करता है. एंड मे रिड्यूस रेनफॉल, और रेनफॉल कम हो जाता है. दिस कुड कॉज ड्रॉट्स. ड्रॉट्स का मतलब सूखा. इससे ड्रॉट्स होने का चांसेस हो जाता है. ड्रॉट्स मीन्स सूखा पड़ जाना. सूखा पड़ने पे सब कुछ ख़त्म हो जाता है. कोई फसल नहीं होता है, सारे पेड़ पौधे ख़त्म हो जाते हैं, सब कुछ. डिफॉरेस्टेशन इज़ अ मेजर कॉज विच लीड्स टू चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज़. डिफॉरेस्टेशन के वजह से ही सॉइल का प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन. फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो सॉइल का, वो अफेक्ट होता है प्लांटेशन एंड वेजिटेशन से. फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन. अभी हम लोग सॉइल इरोजन देखेंगे. फ्यूअर ट्रीज, कुछ ट्रीज जो है वो सॉइल इरोजन में ज़्यादा रिजल्ट करता है, ज़्यादा दिखा सॉइल इरोजन होता है कुछ फ्यूअर ट्रीज की वजह से. रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेज लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स. रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल. टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, सॉइल का जो ऊपरी लेयर है, टॉप लेयर, एक्सपोजेज, अगर वो रिमूव हो जाता है तो क्या होता है, एक्सपोजेज द लोअर
हार्ड एंड रॉकी लेयर। तो सॉइल का जो नीचे का लेयर है, हार्ड लेयर जो है, रॉकी लेयर जो है, वो ऊपर आ जाता है, एक्सपोज हो जाता है अगर ऊपर का लेयर रिमूव हो जाता है सॉइल इरोजन की वजह से। तो दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज़ लेस फर्टाइल। तो जो नीचे का जो लेयर है सॉइल का, वो लेस फर्टाइल है, लेस ह्यूमस है उसमें। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है उससे प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्रॉप्स प्रोडक्शन कुछ भी कम हो जाएगा। मिट्टी का जो टॉप लेयर का जो अगर मिट्टी है वो सॉइल इरोज हो जाता है, अगर वो सॉइल निकल जाता है, बह के चला जाता है, उड़ के चला जाता है, तो उसका जो नीचे का जो सॉइल है वो हार्ड और रॉकी लेयर होता है, वो ऊपर आ जाता है और वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है। तो उसमें उसमें क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, और फर्टाइल लैंड जो होता है धीरे धीरे वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। ऐसे करके सॉइल इरोज होते होते वो डेजर्टिफिकेशन हो जाता है उसका, और डेजर्ट बन जाता है। डेजर्ट मीन्स वो एरिया जहाँ पे पानी का बहुत कमी होता है, मरुभूमि जिसको बोलते हैं, जहाँ पे सैंड ही सैंड दिखाई देता है। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो भी कम हो जाता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू ग्राउंड इज रिड्यूस्ड। सॉइल सरफेस जो वाटर जो है वो नीचे की ओर जो जाता है ग्राउंड की ओर, सॉइल सरफेस से ऊपर से, वो भी कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। सो देयर आर फ्लड्स, और फिर फ्लड्स होता है, बाढ़। क्योंकि वाटर जो है वो पेनिट्रेट होता नहीं है, वो अंदर परकोलेट होता नहीं है, सॉइल के अंदर अंदर जाता ही नहीं है, ऊपर ऊपर ही रह चला जाता है, ग्राउंड के अंदर सरफेस से नीचे ग्राउंड में जाता ही नहीं है, तो पानी ऊपर रह जाता है, तो उससे फ्लड होता है। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट टेक्सचर etc ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल का न्यूट्रिएंट कंटेंट जो होता है, टेक्सचर जो होता है, वो सब चेंज हो जाता है। देन कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट को हम लोग बचाना और वाइल्ड लाइफ को बचाना। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अभी हम लोग अवेयर हो गए डिफॉरेस्टेशन से कितना इफेक्ट्स होता है। पहेली एंड बुजो आर वरीड, दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड, कैसे हम लोग बचा सकते हैं। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेज अ विजिट to a biosphere reserve for Paheli Bujo and their classmates. He selects a place named Panchmari Biosphere Reserve. He knows that the plant and animals found here are similar to those the upper Himalayan peaks and those belonging to lower Western Ghats. Professor Ahmad believes that the biodiversity found here is unique. He requests Madhavji, a forest employee, to guide the children inside the biosphere reserve. He explains that preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सॉरी, यहाँ पे देखेंगे टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फोना एंड देयर हैबिटेट्स, protected areas called wildlife sanctuaries, national parks and bioreserve and biosphere reserves have been earmarked. तो फ्लोरा एंड फोना क्या होता है? फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट्स एंड फोना मीन्स होता है एनिमल्स। फ्लोरा एंड फोना, तो फ्लोरा एंड फोना एंड देयर हैबिटेट्स, हैबिटेट्स जो होता है नेचुरल जो प्लेस होता है जहाँ पे ये फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो लोग रहते हैं, उसको हैबिटेट बोलते हैं, जहाँ पे ये लोग रहते हैं। जैसे फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट एक हैबिटेट है, नेचुरल प्लेस। प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उसको बोला जाता है जहाँ पे फॉरेस्ट की तरह ही प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जाता है प्लांट्स एंड एनिमल्स को रखने के लिए, उनको नेचुरल इन्वायरमेंट दिया जाता है।
नेशनल पार्क भी है, वैसे ही बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया जाता है उनके लिए। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर। मीन्स वहाँ पे प्लांटेशन करना, कल्टीवेशन करना, ग्रेजिंग मतलब घास चरना, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग शिकार करना, ये सब वहाँ पे प्रोहिबिटेड रहता है, मना रहता है। ये सब प्रोटेक्टेड एरियाज़ में। प्रोटेक्टेड एरिया में क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। यहाँ पे नेचुरल कंडीशंस को बनाया जाता है और प्रोवाइड किया जाता है इन फ्लोरा एंड फौना को, प्लांट्स एंड एनिमल्स को, ताकि वो लोग आराम से वहाँ पे रह पाए नेचुरल हैबिटेट्स में। और यहाँ पे ये सब चीज़ मना रहता है, हंटिंग वंटिंग ये सब करना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, areas where animals are protected from any disturbance to them and their habitat। मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा जगह है जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है, कोई भी उसको डिस्टर्बेंस नहीं होने देता वहाँ पे, और उनके हैबिटेट को और उनके घर को। वो लोग एकदम रिलैक्स होकर के वहाँ रह सकते हैं। ऐसा जगह बनाया जाता है जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है। देन है नेशनल पार्क, areas reserved for wildlife where they can freely use the habitats and natural resources। यहाँ भी वही है, मतलब ऐसा एरिया जो रिज़र्व होता है उनके लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, जंगली प्राणी के लिए, और वहाँ पे जो हैबिटेट है, नेचुरल जो रहने का जगह है, नेचुरल रिसोर्सेज है, वो सिर्फ उनके लिए ही रिज़र्व होता है, जीव जंतुओं के लिए। देन बायोस्फीयर रिजर्व, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड, large areas of protected land for conservation of wildlife, plant and animal resources and traditional life of the tribals living in the area। बायोस्फीयर रिजर्व में ऑलमोस्ट वैसा ही होता है जहाँ वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल रिसोर्सेज को बचाया जाता है, और ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स, ट्राइबल पीपल जो होता है, ट्राइबल पीपल मीन्स आदिवासी लोग, आदिवासी लोगों का एरिया जो है उसको बचाया जाता है, ट्रेडिशनल लाइफ को बचाया जाता है। और यहाँ पे बायोस्फीयर के बारे में बोला गया है। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, their interrelationships and their relationship with the environment। तो बायोस्फीयर वो है, बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट। वह पार्ट, अर्थ का वह पार्ट जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहता है, और विच सपोर्ट्स लाइफ, और जहाँ पे लाइफ है। मीन्स हम लोग जहाँ पे रहते हैं वो एक बायोस्फीयर है जहाँ पे सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहता है और लाइफ रहता है, लाइफ है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन्स ही होता है अनेकता, एकता में अनेकता जैसा बोला जाता है। तो डाइवर्सिटी मीन्स अनेकता, बहुत तरह तरह के जीव जंतु अगर है तो उसको डाइवर्सिटी बोलेंगे। रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, बहुत तरह का ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे रहता है, और देयर रिलेशन, इंटर रिलेशनशिप्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के साथ उनका रिलेशनशिप रहता है और इंटर रिलेशनशिप रहता है। वो बायोडाइवर्सिटी है, जहाँ तरह तरह के जीव जंतु रहते हैं अर्थ पे, वो बायोडाइवर्सिटी है और आपस में रिलेटेड है। देन इस चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी तो इम्पॉर्टेंट है ही, देन बायोस्फीयर रिजर्व भी इम्पॉर्टेंट है। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या बोलता है? Children along with the Professor Ahmad and Madhavji enter the biosphere reserve area. Madhavji explains that the biosphere reserves are the areas meant for conservation of biodiversity। बायोस्फीयर रिजर्व वो जगह होता है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाता है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी अभी मैंने बताया आपको, बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे वैराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं,
और आपस में सब इंटर रिलेटेड रहते हैं, इन्वायरमेंट के साथ भी और आपस में खुद के साथ भी। तो वो बायोडाइवर्सिटी होता है। और इस बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्वेशन होता है जिस एरिया में, उसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। As you are aware that biodiversity is the variety of plants, animals and microorganisms generally found in an area. बायोडाइवर्सिटी का मीन्स मतलब यही होता है, यही डेफिनेशन है कि द वैरायटी of plants, animals and microorganisms generally found in an area. The biosphere reserves help to maintain the biodiversity and culture of that area. तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, उसका कल्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है उस एरिया का। द बायोस्फीयर रिजर्व मे ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व consists of one national park named Satpura and two wildlife sanctuaries named Bori and Panchmari. ये मैप दिया हुआ है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का। देन फ्लोरा एंड fauna. Flora and fauna means plants and animals. As the children walk around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of the forest. They are very happy to see tall teak trees and animal inside the forest. Suddenly, Paheli finds a rabbit and wants to catch it. She starts running after it. Professor Ahmad stops her. He explains that animals are comfortable and happy in their own habitat. उन्होंने बताया, प्रोफेसर ने बताया कि अपने वो लोग जगह पे, हैबिटेट मीन्स जहाँ पे वो लोग रहते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट में, वहाँ पे वो लोग बहुत खुश हैं। वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम, हम लोगों को उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया। द प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फौना रेस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। प्लांट्स एंड एनिमल जो पाया जाता है कोई पर्टिकुलर एरिया में, उसको फ्लोरा कहते हैं और फौना कहते हैं। फ्लोरा प्लांट को कहते हैं और फौना एनिमल को कहते हैं। देन एंडेमिक स्पेसीज। Soon the group quietly enters the deep forest. Children are surprised to see a very big squirrel. This squirrel has a big fluffy tail. They are very curious to know about it. Madhavji tells them that this is known as the giant squirrel and is endemic to this area. Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. जो कोई पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता है, वो स्पेसीज प्लांट का, वो स्पेसीज प्लांट और एनिमल का, उसे एंडेमिक स्पेसीज बोलते हैं। सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता है। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, वो लोग और कहीं नेचुरली पाया नहीं जाता है। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट मे बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री। कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री में, कोई भी जोन में कोई भी प्लांट एंड एनिमल का जो टाइप है वो पर्टिकुलर अगर है तो वो एंडेमिक है। और एंडेमिक टाइप कहीं भी पाया जा सकता है, कोई भी स्टेट में, कंट्री में, जोन में, कहीं भी हो सकता है। ये मीन्स कोई भी प्लांट और एनिमल का कोई भी प्रजाति कहीं स्पेशल जगह में पाया जाता है, पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है उसके अलावा, तो वो एंडेमिक स्पेसीज कहलाता है। एंडेमिक स्पेसीज जैसे 7.3A में ये जो पिक्चर है वाइल्ड मैंगो का,
ये कोई स्पेशल जगह में ही पाया जाता है, हर जगह नहीं पाया जाता है। देन एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये मैंगो जो वाइल्ड मैंगो है, माधव जी सोज साल एंड वाइल्ड मैंगो एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में घूमते हुए उन लोगों को वहाँ पे एंडेमिक फ्लोरा दिखाया गया है, वाइल्ड वाइल्ड साल और वाइल्ड मैंगो। बिशॉन, इंडियन जाइंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल एंड एंडेमिक फौना आर एंडेमिक फौना ऑफ दिस एरिया। और इस एरिया का एंडेमिक फौना मीन्स एनिमल, एंडेमिक एनिमल था फ्लाइंग स्क्विरल, जाइंट स्क्विरल, बिसॉन इंडियन जाइंट स्क्विरल, 7.3 का बी, ये जाइंट स्क्विरल, ये उस पंचमढ़ी एरिया में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। Ahmad explains that the destruction of their habitat, increasing population and introduction of new species may affect their natural habitat of endemic species and endanger their existence. Destruction of their habitat, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पेसीज, जब न्यू स्पेसीज वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जाता है, पॉपुलेशन जब बढ़ता जाता है, तो ये जो एंडेमिक स्पेसीज है ये लोग खतरे में आ जाते हैं, इंडेंजर्ड हो जाते हैं, ख़त्म होने के कगार पे आ जाते हैं, इनका एग्जिस्टेंस ख़त्म होने लगता है। अच्छा, स्पेसीज क्या है? स्पेसीज का मतलब क्या है? प्रजाति। स्पेसीज इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। दिस मीन्स that the members of a species can reproduce fertile offsprings only with the members of their own species and not with members of other species. मीन्स स्पेसीज एक प्रजाति, एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को कहा जाता है, एक प्रजाति को कहा जाता है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को कहा जाता है। जैसे डॉग एक स्पेसी हो गया, स्पेसीज हो गया। अभी डॉग के अंदर भी बहुत तरह का डॉग होगा, तो डॉग का जो रिप्रोडक्शन होगा वो डॉग के कैटेगरी में ही होगा, उसी में आगे बढ़ेगा। जैसे मंकी का एक अलग कैटेगरी हो गया, मंकी का स्पेसीज, मंकी के अंदर भी और भी बहुत तरह का मंकीज होगा। जैसे ह्यूमन बींग एक स्पेसीज है, अलग अलग स्पेसीज है। तो कहने का मतलब है कि एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ह्यूमन का अलग हो गया, डॉग्स का अलग हो गया, बर्ड्स में पैरट का अलग हो गया, सबका अलग अलग स्पेसीज, उसके अंदर भी अलग अलग स्पेसीज होगा, अलग अलग टाइप का पैरट, ऐसा स्पेसीज। तो उनका रिप्रोडक्शन जो होगा, ऑफस्प्रिंग जो आएगा, उनका जो बच्चा आएगा, बेबी आएगा, वो उसी में आएगा। मेंबर्स ऑफ अ स्पेसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनके जो मेंबर्स हैं उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। पैरट का जो बच्चा रहेगा उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पैरट का ही रहेगा, डॉग का जो बच्चा रहेगा उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स डॉग का ही रहेगा। वो एक अलग स्पेसीज़ है, वो एक अलग स्पेसीज़ है, सब अलग अलग स्पेसीज़ है, कैटेगरी है, प्रजाति। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट किलिंग या पोचिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इन जनरल इज strictly prohibited and punishable by law in all such places. हर जगह में एनिमल को किल करना या कैप्चर करना स्ट्रिक्टली मना किया हुआ रहता है, प्रोहिबिटेड रहता है, मना ही रहता है, और वो पनिशेबल, उसके लिए वो पनिश किया जा सकता है, वैसा रूल में है बाय लॉ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स। He also tells them that people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants, firewood. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में जो लोग रहते हैं उसके अंदर तो उन लोगों को कुछ कुछ चीज़ों का परमिशन दिया हुआ रहता है, जैसे ग्रेजिंग, जैसे लाइवस्टॉक का ग्रेजिंग कराना। लाइवस्टॉक मीन्स हो गया कि भेड़ बकरी जिसका पालन होता है, कैटल्स, गाय भैंस, तो उन लोगों को ग्रेजिंग करा सकता है वहाँ पे। कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स, जो औषधि वाला प्लांट होता है वो लोग कलेक्ट कर सकता है, या फायरवुड,
वुड्स कलेक्ट कर सकता है। तो ऐसा ये सब कुछ कुछ छूट दिया हुआ रहता है। इट इज़ अ पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड encroach upon them and destroy them। क्योंकि ये भी एक दुख का बात है कि इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो रहता है वो भी सेफ़ नहीं होता है, क्योंकि पीपल इसके अराउंड में जो रहते हैं नेबर में, वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं उसको। चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड of their visit to the zoo. They recall that zoos are also places where animals receive protection। जू भी एक ऐसा जगह है जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिल जाता है। Then national park. On the roadside there was another board on which was written Satpura National Park। Children are now eager to go there। Madhavji tells them that these reserves are large and diverse enough to protect whole sets of ecosystems। They preserve flora, fauna, landscape and historic objects of an area। Satpura National Park is the first reserve of India। Satpura National Park is the first reserve forest of India। The finest Indian teak is found in this forest। There are more than 100 national parks in India। यहाँ पे देखेंगे ये some of the threatened wild animals like black buck, white-eyed buck, elephant, golden cat, pink-headed duck, gharial, marsh crocodile, python, rhinoceros, etc. are protected and preserved in our wildlife sanctuaries। Indian sanctuaries have unique landscapes, broad level forest, mountain forest and bushlands in details in deltas of big rivers। Rock shelters are also found inside Satpura National Park। These are evidences of prehistoric human life in these jungles। These give us an idea of the life of primitive people। रॉक शेल्टर्स, पत्थर का जो घर होता था, वो सतपुरा नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। दीज आर एविडेंसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन। तो ये सब पहले जो इंसान रहते थे यहाँ पे, उसका वो एविडेंस है, सबूत है कि वहाँ पे बहुत पुराने लोग वहाँ पे रहते थे, हिस्टोरिक। दीज गिव अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल। जो पुराने टाइम के पीपल थे, हिस्टोरिक पीपल थे, उनके बारे में हम लोगों को आइडिया मिलता है इससे। रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स। यहाँ पे जो घर रहता था, शेल्टर्स, इसमें रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलता था। टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डेपिक्टेड इन दीज पेंटिंग्स। वहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स भी मिलता था, हंटिंग करता हुआ, मैन का फाइटिंग करता हुआ, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हुआ, ऐसा बहुत सारा पिक्चर डिपिक्ट किया हुआ रहता था पत्थर पे। मैनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन द एरिया। अभी भी बहुत सारे ट्राइबल्स, आदिवासी मानव वहाँ पे रहते हैं। एज चिल्ड्रन मूव अहेड दे सी अ बोर्ड विद सतपुरा टाइगर रिजर्व रिटन ऑन इट। माधव जी एक्सप्लेन्स दैट प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। बाघों को बचाने के लिए गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर, ताकि बाघों को बचाया जा सके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country। टाइगर का पॉपुलेशन को मेंटेन करना ही इसका एकमात्र उद्देश्य था। टाइगर is one of the many species which are slowly disappearing from our forests। हमारे फॉरेस्ट से टाइगर का जो नंबर है वो कम होता जा रहा है, डिसअपियर होता जा रहा है। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज़ बीन सीन हेयर। तो सतपुरा टाइगर रिजर्व जो है
ये एक स्पेशल जगह है, यूनिक जगह है जहाँ पे टाइगर का नंबर जो है बढ़ता हुआ देखा गया है। वंस अपॉन टाइम एनिमल्स लाइक लायंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड वाइल्ड बफेलोज एंड बारासिंगा वेर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क। ये सब भी पाया जाता था एक समय में। Animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as endangered animals। ये भी important fact है। endangered animals किसको कहा जाता है? Animals whose numbers are diminishing, वो animals जिनका नंबर जो है, जिनका काउंटिंग नंबर गिनती कम होता जा रहा है डे बाय डे, और वो लोग एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सटिंक्शन माने लुप्त हो जाना, ख़त्म हो जाना। जैसे डायनासोर लुप्त हो गया धीरे धीरे, उस टाइम पे धीरे धीरे बहुत ऐसा जानवर है जो लुप्त होता जा रहा है और या फिर एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहा है, और दे आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ख़त्म होने के लुप्त होने के कगार पर आ गया है। तो उनको कहते हैं इंडेंजर्ड स्पेसीज या इंडेंजर्ड एनिमल, जो अब ख़त्म होने ही वाला है। बूझो इज reminded of dinosaurs which became extinct a long time ago. Survival of some animals has become difficult because disturbances in their natural habitat. नेचुरल हैबिटेट उनके घर में, नेचुरल घर में जो डिस्टर्बेंस आने लगा है, जिसके वजह से एनिमल्स का रहना मुश्किल होने लगा है। Professor Ahmad tells them that in order to protect plants and animals, strict rules are imposed in all national parks. नेशनल पार्क्स में इसलिए स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई किया गया है उनको बचाने के लिए, जानवरों को या फिर पेड़ पौधों को। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग एनिमल्स, कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स etc आर नॉट अलाउड। वहाँ पे ये सब कुछ भी अलाउ नहीं रहता नेशनल पार्क में, बाहरी इंटरफेरेंस, ताकि उन लोगों को बचाया जा सके, एनिमल्स एंड प्लांट्स को बचाया जा सके डिस्टर्बेंसेस से। माधव जी टेल्स पहली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल्स। बड़ा जानवर के तुलना में छोटा जानवर जो है वो ज़्यादा गायब होने के कगार पे है। एट टाइम्स वी किल स्नेक्स, frogs, lizards, bats, owls ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem। बिना उनके इम्पोर्टेंस को जाने हुए हम लोग सांप, फ्रॉग, लिजर्ड, बैट्स ये सब को मारते थे। बाई किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवर सेल्फ। उन लोगों को मार करके हम लोग खुद का ही नुकसान करते हैं, इकोसिस्टम का नुकसान करते हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज, भले ही वो लोग साइज में छोटा हो, बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। लेकिन उनका जो रोल है इकोसिस्टम में उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब्स अबाउट विच यू लर्न इन क्लास 7। फूड चेन जो हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े थे, पिछले आपने क्लास 7 में पढ़ा था। फूड चेन, हर एक एनिमल जो होता है वो इसमें इन्वॉल्व रहता है, तो कोई भी एनिमल को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कोई भी एनिमल को अगर हम लोग मार रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम लोग अपने इकोसिस्टम को ही हार्म कर रहे हैं। एन इकोसिस्टम इज़ मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया along with non-living components such as climate, soil, river, deltas etc। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम जो होता है वो प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब से मिल करके बनता है, जो एक एरिया में पाया जाता है विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जहाँ नॉन लिविंग भी रहता है और लिविंग भी रहता है। मीन्स बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट, दोनों कम्युनिटी का मिक्सचर। बायोटिक मीन्स हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, एबायोटिक मीन्स हो गया नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दोनों लिविंग और नॉन लिविंग दोनों मिल करके जब एक जगह पर रहते हैं तो उसको मिल करके इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे क्लाइमेट, सॉयल, डेल्टा, रिवर ये सब जो है ये सब नॉन लिविंग है, और प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब लिविंग है। दोनों एक जगह पर रह रहा है और इंटर रिलेटेड रह रहा है, आपस में रिलेशनशिप में रहता है, तो वो उसको हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। रेड डेटा बुक क्या है? प्रोफेसर अहमद explains about red data book to the children. He tells them that red data book is the source book which keeps a record of all the endangered animals
जितना भी इंडेंजर्ड एनिमल है जो ख़त्म होने के कगार पे है, उसका सारा एनिमल्स का रिकॉर्ड रखा जाता है इस बुक में। और प्लांट्स का भी रिकॉर्ड रखा जाता है। प्लांट्स एंड एनिमल जो इंडेंजर्ड हो गए हैं, ख़त्म होने के कगार पे, उनका रिकॉर्ड रखना रेड बुक में रिकॉर्ड रखा जाता है। रेड डेटा बुक इज़ मेंटेन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है। इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स रेड डेटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। देन माइग्रेशन। माइग्रेशन का वर्डली मीनिंग, लिटरल मीनिंग होता है पलायन, एक जगह से दूसरे जगह भाग जाना, पलायन करना। तो द एक्सकर्शन पार्टी then enters deeper into the forest under guidance of Madhavji. They sit near the tawa reservoir to relax for some time. Paheli observe some of the birds near the river. Madhavji tells the children that these are migratory birds. ये लोग migratory birds है. These birds have flown here from other parts of the world. कोई अलग वर्ल्ड का पार्ट से यहाँ पे फ्लाई करके आया है ये लोग। Migratory birds fly to far away areas every year during a particular time because of climatic changes. जब उनका क्लाइमेट जो होता है वो चेंज होता है, अनफेवरेबल क्लाइमेट होता है जो उनको सूट नहीं करता है, या अच्छे क्लाइमेट के तलाश में वो लोग एक जगह से दूसरे जगह फ्लाई कर जाते हैं। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स। वो लोग अंडे देने के लिए फ्लाई करते हैं। एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड। क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, अपना घर है, वहाँ पे कंडीशन बहुत कोल्ड हो जाता है या इनहॉस्पिटेबल हो जाता है, मीन्स इनफेवरेबल हो जाता है, तो वो लोग दूसरे जगह जा कर के अंडा को देते हैं। बर्ड्स who cover long distances to reach another land are known as migratory birds. तो उनको माइग्रेटरी बर्ड्स बोला जाता है, जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके दूसरे जगह पे, दूसरे एरिया पे पहुंचते हैं। Recycling of paper. Professor Ahmad draws attention of the children to another cause of deforestation. डिफॉरेस्टेशन का एक और कारण के तरफ प्रोफेसर अहमद ने सबको दिखाया। He tells them that it takes 17 full grown trees to make 1 ton of paper. 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 फुल ग्रोन ट्रीज को कट किया जाता है। Therefore we should save paper. हम लोगों को पेपर बचाना चाहिए। प्रोफेसर अहमद also tells that paper can be recycled 5 to 7 times for use. 5 से 7 बार उसको रीयूज़ किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है। If each student saves at least 1 sheet of paper in a day, we can save many trees in a year. अगर कोई बच्चा एक शीट भी बचाता है एक दिन में, तो हम लोग बहुत सारे ट्रीज़ को बचा सकते हैं पूरे साल भर में। We should save, reuse used paper and recycle it. By this we not only save trees but also save energy and water needed for manufacturing paper. Moreover, the amount of harmful chemicals used in paper making will also be reduced. जो हार्मफुल केमिकल यूज़ होता है पेपर मेकिंग में, वो भी कम हो जाएगा। देन आता है रीफॉरेस्टेशन। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट the answer to deforestation is reforestation. Reforestation is restocking of destroyed forest by planting new trees. Reforestation का मतलब होता है फिर से फॉरेस्ट को बनाना, फिर से पेड़ लगाना, रीस्टॉक करना न्यू ट्रीज लगा करके। The planted trees should generally be of the same species which were found in that forest. उस फॉरेस्ट में जो पहले वहाँ पे जो ट्रीज रहता था, जिस स्पेसीज का ट्रीज रहता था, वही उस पे वहाँ पे फिर से लगाना है। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। जितना ट्रीज कट हो रहा हो उतना या उससे ज़्यादा हम लोगों को ट्री लगाना चाहिए। रीफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। ये नेचुरली भी होता है रीफॉरेस्टेशन। इफ़ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, अगर डिफॉरेस्टेड एरिया, अगर पेड़ काट दिया गया है या फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया, तो उसको अगर अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए तो इट इस्टेब्लिशेज इटसेल्फ, तो वो खुद को फिर से खड़ा कर लेता है, वहाँ पे फिर से पेड़ पौधे उग जाते हैं वही स्पेसीज के। इन नेचुरल रीस्टोरेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। उसमें ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं रहता है। वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड ट्रेमेंडस
डैमेज टू आवर फॉरेस्ट। हम लोग बहुत डैमेज कर चुके हैं अपने फॉरेस्ट को। इफ़ वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, मोर ट्रीज इज़ द ओनली ऑप्शन। अगर हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए अपना ग्रीन वेल्थ को बचाना चाहते हैं, हमारे फॉरेस्ट को बचाना चाहते हैं, तो हम लोगों को मोर एंड मोर प्लांटेशन करना पड़ेगा। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। हमारे इंडिया में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी है, रूल। दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है जिसके तहत हम लोग प्रिजर्वेशन करते हैं और कंजर्वेशन करते हैं नेचुरल फॉरेस्ट का, और बेसिक नीड्स, पीपल का बेसिक नीड्स को भी पूरा करते हैं जो उन एरिया में रहते हैं, फॉरेस्ट एरिया में। आफ्टर सम रेस्ट, माधव जी आस्क्ड द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हेडिंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट। सनसेट होने के बाद अलाउ नहीं था, तो माधव जी सारे बच्चों को लेकर के निकलने का सोचे। ऑन गेटिंग बैक, प्रोफेसर अहमद and the children thank Madhavji for guiding them through this exciting experience। और यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। तो इसके बाद इसमें समरी भी दिया गया है, तो समरी को मैं वन गो में एक बार रीड कर देता हूँ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व आर नेम्स गिवन टू the areas meant for conservation and preservation of forest and wild animals। फॉरेस्ट और वाइल्ड एनिमल्स को बचाने का, कंजर्वेशन करने का, प्रिजर्वेशन करने का जो एरिया होता है उसको ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायो रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व नाम दिया जाता है। देन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ स्पेसिफिक एरिया। कोई स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर एरिया में जब कोई वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है तो बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं उसको। Plants and animals of a particular area are known as the flora and fauna of that area। फ्लोरा प्लांट को कहते हैं और fauna एनिमल को कहते हैं। तो कोई पर्टिकुलर एरिया में जब वो होता है तब उसको फ्लोरा एंड fauna कहते हैं। एंडेमिक स्पेसीज आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया। कोई पर्टिकुलर एरिया का जो स्पेसीज होता है जो अदर एरिया में नहीं पाया जाता उसको एंडेमिक स्पेसीज कहते हैं। इंडेंजर्ड स्पेसीज, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडेंजर्ड स्पेसीज आर दोज विच आर फेसिंग डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। जो गायब होने के कगार पे है, जो ख़त्म होने के कगार पे है, वैसे स्पेसीज़ को, वैसे प्लांट और एनिमल स्पेसीज़ को इंडेंजर्ड स्पेसीज़ कहा जाता है। रेड डेटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज़। तो इंडेंजर्ड स्पेसीज़ का रिकॉर्ड जो जिस बुक में हम नोट किया जाता है उसे रेड डेटा बुक कहा जाता है। देन माइग्रेशन इज़ द फेनोमेनन ऑफ movement of a species from its own habitat to some other habitat for a particular time period every year for a specific purpose like breeding। तो माइग्रेशन जो होता है एक फेनोमेनन है जिसमें स्पेसीज जो है मूव करके अपने हैबिटेट से, अपने घर से दूसरे हैबिटेट में चला जाता है कुछ समय के लिए, साल में कभी कभी, जब उनको अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है फॉर स्पेशल पर्पस, ब्रीडिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए वो लोग जाते हैं। वी शुड सेव, रीयूज एंड रिसाइकिल पेपर टू सेव एनर्जी, सेव ट्रीज एंड वाटर। Reforestation is the restocking of destroyed forest by planting new trees। और एफोरेस्टेशन का मतलब भी वही होता है ऑलमोस्ट। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, दैट इज़ एफोरेस्टेशन। एंड डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि डिस्ट्रॉइंग एंड कटिंग ऑफ ट्रीज और फॉरेस्ट। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और कोई भी ज़रूरत हो, कैसा भी ज़रूरत हो आपको स्टडी से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। और इस चैप्टर का भी नोट्स मैं आगे के सेशन में दे दूँगा, हैंड रिटन नोट्स। पूरा मैं कोशिश करता हूँ कि वो इजी हो और अपने लैंग्वेज में हो ताकि आप लोग उसको अच्छे से
पढ़ पाओ, समझ पाओ और आप लोग भी वैसा एग्ज़ाम्स में लिख करके अच्छा स्कोर पर कर पाओ। थैंक यू फ्रेंड्स, और वीडियो को मैं अभी एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा इसका एक्सरसाइजेस के साथ। थैंक यू।